अगला आ जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये एक मेजरली आस्क्ड टॉपिक है आपका। मैं बहुत कुछ इजी एग्जांपल्स आपके लिए लाया हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है क्या। अब ऐसा देखते हैं कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है किसी भी गुड का, मैं अपनी कॉस्ट देखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूं। तो अपनी कॉस्ट देखते देखते मेरे को कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं ये मुझे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताएगा। सबसे पहले एल्फ्रेड मार्शल का अगर आपने नाम सुना है, उन्होंने ये लॉ दिया है। दूसरी बात, हम अब शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। क्यों शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं और कैसे पता चलेगा शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करने वाले हैं, हम फिक्स्ड फैक्टर्स को नहीं छूने वाले हैं, उनको हम कांस्टेंट मान के चलने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आप ये एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिर थ्योरी देखते हैं। इनको आप देखेंगे तो एक छोटा बच्चा है जो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो उसकी जो हाइट है बेसिकली वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, कि पहले साल 1 इंच बढ़ा, अगले साल 3 इंच बढ़ा, और अगले साल 5 इंच बढ़ा, उसके अगले साल 8 इंच बढ़ा, तो बड़ा हो गया बेसिकली बच्चा। तो ये हो गया अपना इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। फिर एक डिसेंट आपकी 8th 9th तक मेजरली एक हाइट अचीव हो जाती है। उसके बाद आपकी धीरे होती है, मतलब हर साल आप 1 इंच बढ़ रहे हैं मैक्सिमम, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के मेजरली आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो वो हो गया इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज तो हो रही है हाइट, पर रेट हर साल बढ़ने का धीरे हो गया। यहां पे क्या हो रहा था, बहुत तेज बढ़ रहे थे। फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा। आगे डिक्रीजिंग कैसे हो जाएगा, अब आप झुकते हैं धीरे धीरे, जैसे आपके दादाजी हैं, धीरे धीरे कमर में दिक्कत आने लगी। तो अगर हाइट स्ट्रेट एक बंदे या बंदी की नापें, कम ही हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट तुमने इस टाइम अचीव कर ली, उसके बाद धीरे धीरे तुम छोटे हो गए, तो ये डिक्रीजिंग हो गई। यही मेजरली अगर आप देखो, इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट एंड देन फॉलिंग, यही अपन को वेरिएबल प्रोपोर्शन बताएगा। कैसे बताएगा? इट शोज द नेचर ऑफ रेट ऑफ चेंज इन टोटल आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स। ये तो हम देख चुके थे कि कितना लेबर मैं लगाऊंगा टू गेट मैक्सिमम आउटपुट और कॉस्ट मिनिमम। कब देखेंगे? अभी बात करी हमने कि सिर्फ शॉर्ट रन में अपन को ये चीज देखनी है कि एक यूनिट इनपुट वेरिएबल लगाना है, बाकी चीजें फिक्स्ड हैं, ये भी हम देख चुके हैं। इसके कुछ assumptions होते हैं हर चीज, क्योंकि थ्योरी स्टैब्लिश करनी होती है। जब मैं आपके बराबर था तो मुझे इस चीज से बहुत दिक्कत थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये assumption बता के तो मैं कुछ भी स्टैब्लिश कर दूं, पर धीरे धीरे आप जब और मैच्योर्ड होंगे तो आप जब इतना रिसर्च करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये ना किया जाए तो फिर कोई थ्योरी दुनिया में स्टैब्लिश नहीं हो सकती इतनी यूनिवर्सल। इसीलिए ये करना जरूरी है। तो क्या करना जरूरी है? टेक कांस्टेंट रहेगी। शॉर्ट रन में टेक ऑल्दो बदल सकती है, पर मान के चलेंगे कि टेक नहीं बदल रही है। होमोजेनस लेबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक लेबर बहुत ही ताबड़तोड़ काम करता है और दूसरे लेबर सोते ही रहते हैं, बहुत लेथार्जिक है। ऐसा नहीं मान के चलेंगे। ये मानेंगे कि हर लेबर की कैपेसिटी मोर और लेस सिमिलर है। अब स्टेटमेंट क्या है, जब अगर आपको डिफाइन करने के लिए आ जाए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए स्टार मार्क्ड है, मतलब ये तो आपको नंबर दिलाने वाला है। तो स्टेटमेंट ये है कि इट स्टेट्स दैट as we increase quantity of only one input keeping other inputs fixed, the total product मतलब जो सब कुछ मिला के हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो इसका मतलब ये है कि हम लेबर बढ़ा रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं, या रॉ मटेरियल बढ़ा रहे हैं। लेबर से थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है, इसीलिए मैं आपको लेबर से समझा रहा हूं। अगर लेबर बढ़ा रहे हैं, बाकी इनपुट्स को भी हमने फिक्स्ड रखा है, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ये बच्चे का याद है आपको, बहुत तेज बढ़ रहा था। देन एट अ डिक्रीजिंग रेट,
फिर ये बच्चा क्योंकि थोड़ा सा एडोलेसेंट एज में, टीनेज एज में आ चुका था, उससे एडल्ट बनने में उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं, तो इंक्रीजिंग तो है पर एट अ डिक्रीजिंग रेट। एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट। नेगेटिव रेट मतलब वो दादाजी आ गए, ये दादाजी क्योंकि झुक गए तो इनकी हाइट नीचे हो गई। मैक्सिमम अपन ने यहां पा लिया है, तो ये हमने देख लिया है कि हाइट डिक्रीज हो जाती है। अगला हम इसी वेरिएबल प्रपोर्शन को एक स्केड्यूल से समझेंगे, स्केड्यूल या टेबल से समझेंगे। फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि हम एक वेरिएबल फैक्टर्स ही चेंज कर पाएंगे हम, क्योंकि शॉर्ट रन की बात कर रहे थे। तो आप देखिए, आपकी बात मान के मैंने सारों को 1 लिख दिया जिससे आप कंप्लेंट ना करें। अगला क्या है, वेरिएबल फैक्टर, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लेबर ले लिया, ये हम चेंज कर सकते हैं, तो हम बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि कितना बढ़ाने पे हमारा प्रोडक्शन मैक्स हो जाता है। तो इसको लिख लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक। टोटल प्रोडक्ट, अब कितना प्रोडक्ट्स बनते हैं या कितना अपनी पेंसिल्स बनती हैं वो अपन देखें। एक एकड़ ऑफ लैंड है, एक लेबर है, काम कर रहा है, टोटल 10 पेंसिल बना रहा है, पर 2 लेबर आ गए तो 30 पेंसिल बनाने लगे, वाह। 3 आ गए 45, फिर 52, फिर 52, फिर 48। तो अब इसमें हम देखें कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो हम मार्जिनल प्रोडक्ट से समझते हैं। क्या हो रहा है, पहले जो लेबर ने 10 पेंसिल बनाई तो हम बहुत खुश हुए, तो पहले लेबर की कितनी कंट्रीब्यूशन हुई इंडिविजुअली, 10 पेंसिल की। अब जब अगला लेबर आया तो उसकी इंडिविजुअली, क्योंकि 20 बनाता, अगर सेम लेबर 2 लोग आ जाते उसका बिल्कुल जुड़वा भाई आ जाता तो 20 बनाते, पर ये जो एक नया लेबर आया है ये अपन को ज्यादा काम दे रहा है। ये कितना दे रहा है, ये 20 बना के दे रहा है अपने अकेले दम पे, पहला वाला 10 बना के दे रहा था, तीसरा वाला पर 15 बना के दे रहा है, कुछ तो घटा है, मतलब ये बीच का लेबर है एफिशिएंसी में। जो सेकंड वाला था उतना अच्छा भी नहीं है, जो फर्स्ट वाला था उतना खराब भी नहीं है, ये बीच में कहीं 15 यूनिट्स अपन को बना के दे रहा है। पर फोर्थ वाला जो हम लेबर की बात करें, फोर्थ वाला हमें मार्जिनल 7 दे रहा है बस। 45 तो हम पहले ही बना रहे थे, 52 तो बढ़ तो रहा है अपना, अगले लेबर से बढ़ तो गया प्रोडक्शन, पर इनसे कंपेयर करें तो ये तो फर्स्ट वाले लेबर से भी कम बना पाता है, पर स्टिल हम इसको भी रखेंगे ये बोल के कि यार कम से कम कुछ तो बना ही रहा है। अगेन अगला वाला लेबर लगाया तो 0, इसका खुद का कुछ नहीं है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में है ऐसा बोल सकते हैं, पर मेजरली टोटल प्रोडक्ट कितना है, 52। तो हाईएस्ट टोटल प्रोडक्ट कहां मिल रहा है आपको, 52 दो जगह मिल रहा है, ठीक। मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, यहां पे 0 आ गया, फिर और लोग लगा दिए, एक ही एकड़ लैंड है जो अपन बात कर रहे थे, एक ही रूम में घुसाए जा रहे हैं आप वर्कर्स, अब जगह ही नहीं बची है काम करने की, तो हो सकता है कुछ उनमें लड़ाई हो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं और दोनों का टाइम वेस्ट हो, और अपना क्या हो गया टोटल प्रोडक्ट 48। इसका मतलब क्या, जितना पहले बना रहे थे वो डिस्ट्रक्ट करने लगे, हो सकता है इतनी लड़ाई करी हो कि पेंसिल पे कोई गिर गया हो उसके धक्के से, तो अपनी पेंसिलें ही टूट गई बहुत सारी जो अपन ने बनाई थी, तो ये -4 है। अब ये 3-4 इनको फेजेस में क्लब कर दिया जाता है क्योंकि हम ट्रेंड देखना चाहते हैं। पहला क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, वो जो छोटे बच्चे से एक टीनेज बच्चे का जो इंक्रीज है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, हर साल वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सेकेंड है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स कब है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट आपका कम होते जा रहा है, एक लिमिट तक पहुंचा था फिर कम होने लगा, तो उसको कहेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। जो पिछले वाले एग्जाम्पल से अपन देखें तो वो ये है कि इंक्रीज तो हो रही है हाइट, पर उस रेट से नहीं जो अपन बॉर्नवीटा पी के कर रहे थे।
अगला वाला है थर्ड नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसमें लड़ाई होने लगी, इसीलिए -4 MP आया। ये तो बहुत ही खराब चीज है कि जितना पहला बना पा रहे थे, एक और एक्स्ट्रा लेबर भी लगाया, उसके पैसे भी देने पड़े और अपना प्रोडक्शन भी कम हुआ। अब इसका एक एग्जाम्पल आपको इनोवेटिव अगर देना हो तो मैंने फुटबॉल टीम का रखा है। एक एग्जाम्पल आप वो बूढ़े से समझ जाएंगे, कुछ लोग को फिर डाउट है तो और बता देता हूं मैं। आप ऐसा मानिए कि आप फुटबॉल खेलने जा रहे हैं या क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अब आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो आपने जब 11वां इंसान रखा तो आपकी टीम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक फील्डर एक्स्ट्रा मिल गया, या फुटबॉल में आपके पास एक ऐसा एक्स्ट्रा प्लेयर आ गया जिसको आप पास कर सकते हो बॉल। उसके और आगे हो सकता है 12वें फुटबॉल प्लेयर को आप बुलाओ तो भी थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ जाए, पर और ज्यादा आप सेम ग्राउंड में उनको ओवरक्राउड करने लगोगे तो धीरे धीरे आपको क्या समझ में आएगा कि 15वां 16वां फिर 21 अगर बच्चे आपके यहां सेम टीम में एक फुटबॉल खेलने आ गए तो क्या होगा समझ में कि भाई कुछ तो कंफ्यूजन बैठने लगा है अब, क्योंकि सभी चिल्ला रहे हैं पास पास, या सभी चिल्ला रहे हैं मेरे को बैटिंग चाहिए, मेरे को बैटिंग चाहिए। पर स्टिल हो सकता है रन आपके उसमें भी आप मैनेज कर लो ज्यादा रन बनाने के लिए या ज्यादा गोल मारने के लिए। पर ये है भाई डेंजर स्टेज। क्यों? क्योंकि यहां तो लड़ाई होने लगी, तो आपको रेड कार्ड ही रेड कार्ड मिले जा रहे हैं। तो ये वाला थर्ड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर हो जाएगा, जिसमें आपको लड़ाई ही हो रही है लगातार। तो आप ऐसा मान लीजिए 22 प्लेयर आपकी टीम में, 11 उनके 22 आपके, तो आपको ही समझ नहीं आ रहा है भाई किसको पास देना है, कहां खेलना है, जगह नहीं मिल रही है खेलने के लिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर एड्स मोर एंड मोर टू द टोटल आउटपुट। 11वां प्लेयर, 12वां प्लेयर, 13वां प्लेयर, सबको बैटिंग देनी है। बहुत मजा आ रहा है आपको कि एक्स्ट्रा रन बनते जा रहे हैं। यहां पर एज अ प्रोड्यूसर आप कभी भी रुकना नहीं चाहेंगे। जो लालच होती है ना प्रोड्यूसर की, वो हमेशा बोलती है कि यार थोड़ा और प्रॉफिट, जितना ज्यादा मिल सकता है और प्रॉफिट और प्रॉफिट और प्रॉफिट। ठीक है, अगला वाला क्या है फेज? एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर एड्स लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ आउटपुट। तो जो 16वां 17वां 18वां जो प्लेयर एड ऑन होते जा रहा है, धीरे धीरे कुछ कंफ्यूजन बैठ रही है आपकी टीम या गेम प्लान में, तो लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ आउटपुट निकलते जा रहा है। पर क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट आपका टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट है, तो आप हमेशा एज अ प्रोड्यूसर चाहोगे कि यार कम पैसे में मेरा ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकल के आए। तो एज अ प्रोड्यूसर यू विल ऑलवेज स्ट्राइव एंड ऑलवेज एम टू बी ऑन दिस सेकेंड फेज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। थर्ड क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कॉजेज डिक्लाइन इन द टोटल प्रोडक्शन। यहां थोड़ा सा मिस हो गया, डिक्लाइन इन टोटल प्रोडक्शन। क्या होगा? नो फर्म वुड डेलिबरेटली चूज। ये टेक्निकल इनएफिशिएंसी कहने लगते हैं इसको। क्यों? क्योंकि भाई जितना मैं बना पा रहा था उतना भी नहीं बना पा रहा हूं इसके नए लेबर के आने से। तो ये तो मैं नहीं ही चाहूंगा। यहां तक मैं फिर सह पा रहा था लड़ाई की कम से कम टोटल प्रोडक्ट तो ठीक है बढ़ रहा है, ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं चाहूंगा। अब आप लोग कुछ लोग ये पूछ सकते हैं, जैसे मैं ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछता था कि मैं 52 पे इस 52 को चूज करूं या इस 52 को चूज करूं। अब बच्चे दिक्कत यहां आती है कि इस 52 पे आपको पता नहीं चलता है कि एडिशनल लगाने से बढ़ेगा कि नहीं। अभी तक तो बढ़ते ही आ रहा था, हो सकता है अगला 5 से बढ़ जाता, 4 से बढ़ जाता। तो हमें ये लगाना ही पड़ता है, एक एक्स्ट्रा लेबर 4 से 5 ले जाना ही पड़ता है टू रीच दिस स्टेज एंड टू रियलाइज कि इससे आगे अब नहीं जा पाएगा। तो इसको यूटिलिटी वाले चैप्टर से आप रिलेट करें तो 4 ग्लास पीने के बाद भी आप 5वां ग्लास उठा के पीते हैं। एक घूंट पी के आपको समझ में आता है कि भाई अब तो नहीं हो सकता, प्यास बुझ चुकी है, तो आप वापस रख देते हैं। तो ये वही 5वां ग्लास है। ठीक है,
अब अगला देखें कि इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। अब यहां पे अपना काम आएगा जो हमने एक रैंडम, जो आपको लग रहा होगा ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो कोई नहीं पढ़ा रहा है, वो यहां काम आएगा। कैसे? जो अपना फर्स्ट फेज है वो होता है इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो अपना ग्राफ कैसा था? इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट का ऐसा था। ये यहां पे वैसे ही दिख रहा है आपको, इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। जो बच्चा है, छोटा बच्चा, वो अभी बड़ा होना चालू हुआ है। ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी समझाते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मेजरली ऐसा होता है कि एंगल चेंज हो रहा है ग्राफ का, जैसे अभी चलते आ रहा था वैसा नहीं, उसने रोड बदल ली। ठीक है। ये वाला फेज जो सेकंड फेज है, ये फर्स्ट फेज हो गया, ये अपना सेकंड फेज हो गया, और ये अपना थर्ड फेज हो गया। तो सेकंड फेज क्या है अपना? इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो अपना एडोलेसेंट बच्चे से एडल्ट होने की जर्नी सेकंड फेज में थी। इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट का ग्राफ अपन ने पढ़ा था कुछ ऐसा। यही देखिए, पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, और उसके बाद डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का ग्राफ ऐसा हो गया। तो मेजरली जो हम हाइट बोल रहे थे, अब हाइट को हटा के टोटल प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक। तो टोटल प्रोडक्ट हो गया अपना पहले इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड देन फॉलिंग। अब ये हमें जानना जरूरी है, जो अपन अभी देख रहे थे, कि मैं क्यों सेकंड फेज पे बना रहूंगा, क्योंकि यहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है अपना। इसी को हम, ये यूनिट्स है अपना इस साइड वेरिएबल, कितने लेबर तुम लगाते जा रहे हो और टोटल प्रोडक्ट तुम्हारा कितना बढ़ता जा रहा है। अगर एमपी का ग्राफ देखने का शौक है तो टीपी हम देख चुके हैं। एमपी यहां देख लीजिए, ये एमपी है, ये यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है या लेबर है। तो यहां देखें अगर कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी इज मैक्सिमम, जहां हम चेंज कर रहे हैं, यहां देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, ये वाला पॉइंट, चेंज, एंगल चेंज होने वाला पॉइंट। यहां पे क्या है? एमपी मैक्सिमम है, ये एमपी मैक्सिमम यहां पे है। ठीक। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पास यहां चेंज हो रहा है क्योंकि नीचे से आके ग्राफ। अब अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा? जब एमपी इज मैक्सिमम। एमपी इज मैक्सिमम कब होगा? जब अपना फर्स्ट फेज खत्म हो रहा होगा। ये देखिए यहां पे अपना फर्स्ट फेज खत्म हो रहा है, तो अपना फर्स्ट फेज जहां खत्म होगा वहां अपन उसको कहेंगे कि अपना एमपी मैक्सिमम है। वो ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा क्योंकि वहीं से एंगल चेंज हो रहा है। अब थर्ड फेज में एंटर करने से पहले अपन स्टॉप कर देंगे अपना प्रोडक्शन। कब? जब एमपी जीरो है। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक नए बंदा या बंदी, जो भी अपना वर्कर है, वो और कुछ ऐड ऑन नहीं कर पा रहा है टोटल प्रोडक्ट में, वहां अपना प्रोडक्शन हम थाम देंगे। अब इसको देखें, फेज से देखें तो फेज वन क्या है? O2Q। O2Q ये अपन ने देख लिया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक। फेज टू क्या है? Q2M। Q2M यहां पे इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट तक अपना फेज टू रहेगा। फेज थ्री क्या है? बियॉन्ड एम। इसके बाद घटते जाएगा ऐसा। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट टिल इट रीचेस मैक्सिमम। यहां पे मैक्सिमम मिल जाता है, इसीलिए अपन बात कर रहे थे कि यहां पे रहना चाहेगा कोई भी प्रोड्यूसर। फिर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो इट इंक्रीजेस, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है। फिर डिक्रीजेस टिल इट बिकम्स जीरो। ये यहां से गिरना चालू हुआ और तब तक गिरा जब तक ये धड़ाम से जीरो पे नहीं आ गया। यहां पे बिकम्स नेगेटिव, ये नीचे आने लगा। नीचे मतलब वो इतनी लड़ाई करने लगा कि एग्जिस्टिंग पेंसिल बनी हुई भी वो तोड़ रहा था। अब इसी का एक सब पार्ट है जो एक एक्स्ट्रा टॉपिक बना के आपको पढ़ा दिया जाता है, पर हमें तो ऑप्टिमाइज करना है अपनी प्रिपरेशन। इसी का फर्स्ट फेज हटा दो तो क्या बन जाएगा? उसको अगर तीनों फेज को देखें तो बोलेंगे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर फर्स्ट फेज हटा दें तो हम क्या बोलेंगे उसको? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि यहां से डिक्रीज होना चालू हो गया एमपी। डिमिनिशिंग क्या? डिमिनिशिंग एमपी।
मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग, यहां पे तो इंक्रीज हो रहा था इसीलिए वो फेज ही हटा दिया। एमपी की हमें चुगली करना है कि वो नीचे नीचे जाता जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिकम्स व्हेन इट डिक्रीजेस। When more and more units of variable factors are employed with fixed factor, then marginal product of the variable factor must fall. Marginal product decrease, marginal product becomes negative. यहां तो डिक्रीज होते होते बिल्कुल ही गर्त में ही चला गया।